Hello students, welcome to our YouTube channel, that is MP Agriculture, and today's the part is 8.2. It is a continuation part of heterosis, inbreeding depression and different types of heterosis, and explanation different theories which is explained the heterosis. Okay, so I think it is clear to all. This is the continuation of 8th part, that is 8.2. Okay, so in this part we already discussed about the heterosis, meaning of heterosis, meaning of inbreeding depression, types of heterosis and inbreeding depression. Okay, so these things already we have discussed with the different examples, and in this part we will discuss about the hypothesis and theories which is given for the explanation of heterosis. First is dominance, second is overdominance, third is epistasis. So these are the theories for the single gene. Okay, but when you go for the multi genes or multi alleles, okay, many characters are there which is governed by many genes. So when you explain why heterosis occurred for the multi genes, how it is occurred, then it will be very difficult to explain the heterosis by the overdominance and dominance hypothesis. So for that we have to go to study the heterosis at the molecular level. Okay, so let's start the single gene hypothesis. First is dominance. Okay, so dominance क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब होता है कि जैसे F1 पेरेंट होता है, तो F1 पेरेंट में क्या है कि हेट्रोजाइगस बनता है, दो पेरेंट का क्रॉस करवा के कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये F1 हो गया. अब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल T और जो रिसेसिव एलील है स्मॉल t, उस पर वो डोमिनेंस इफेक्ट रखता है, यानी कि स्मॉल t के इफेक्ट को वो एक्सप्रेस नहीं होने देता है कैपिटल T के द्वारा. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्मॉल t आ रहा है P2 पेरेंट से और कैपिटल T आ रहा है P1 पेरेंट से, यानी कि P2 पेरेंट है वो रख रहा है रिसेसिव, हार्मफुल, लिथल एंड डिलीटेरियस बैड एलील, और जो P1 पेरेंट रख रहा है गुड एलील, बेनिफिशियल एलील, है ना, वो रख रहा है P1 पेरेंट. तो जैसे ही आप ये जब मिले F1 के अंदर, तो गुड एलील जो कैपिटल T है, बेनिफिशियल एलील जिसको बोलते हो, और हार्मफुल, लिथल, बैड एलील जो स्मॉल t है, उसके इफेक्ट को वो दबा देता है गुड एलील कैपिटल T. और ऐसे ही कॉम्प्लीमेंटेशन होता है. हो सकता है कि P2 पेरेंट के अंदर भी तो गुड एलील्स हो सकते हैं और P1 पेरेंट के अंदर बैड एलील्स हो सकते हैं, लीथल, डिलीटेरियस, हार्मफुल. तो वो P2 पेरेंट के द्वारा दबा दिए जाएंगे, सप्रेस कर दिए जाएंगे, डोमिनेंस इफेक्ट रख दिया जाएगा. ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट भी चलता है और ये है डोमिनेंस थ्योरी. ठीक है, डोमिनेंस थ्योरी नहीं, हाइपोथेसिस है, जो कि किसने दी थी? ये दी थी डेवनपोर्ट ने. लेकिन इसको पूरी तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ये डेवनपोर्ट वाला भी पूछा जाता है और किसने एक्सप्लेन किया वो भी पूछा जाता है. वो है ब्रूस, किबेल एंड पेलोव. उसने ये तीनों साइंटिस्टों ने इसको डोमिनेंस जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सप्लेन किया था. और मैंने आपको ये बता दी कि कैसा होता है. बस डोमिनेंट एलील के द्वारा हार्मफुल रिसेसिव एलील को दबा दिया जाता है, यही डोमिनेंस हाइपोथेसिस है. ठीक है ये. लेकिन कई साइंटिस्ट को ये लगा कि जो डोमिनेंस थ्योरी है ये सही नहीं है, इसका अपोजिट में वो गए, ऑब्जेक्शन उठाए उन्होंने. क्या ऑब्जेक्शन उठाए कि जब F1 हाइब्रिड से जब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं तो ये क्या करता है, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ये शो करता है. F2 के अंदर क्या होता है, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है. और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जो जैसे F1 आया तो F1 के अंदर वो जो कैपिटल T स्मॉल t वाला भी तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगा वो. तो वो जो ये हेट्रोजाइगस है, ये एलील जो सुपीरियर इफेक्ट शो किया था, उसको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है. वो इनबिट लाइन को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है.
कि वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्शन उठाया कि जो इनबिल्ट जो सुपीरियर शो कर रहा है वो आइसोलेट कहाँ हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहे पॉपुलेशन में किधर है, और पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आना ही नहीं चाहिए कि जब सुपीरियर एलील है सारा इन्फेक्ट ही उनका है तो वो तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सारा का सारा इफेक्ट उनका होना चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल शेप टाइप का पॉपुलेशन आ रही है, यानी कि सारे टाइप के एलील्स मौजूद है पॉपुलेशन के अंदर। और एक और चीज़ ये भी आती है दिमाग के अंदर कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी का जो हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर है वो सुपीरियर इफेक्ट रख रहा है, लेकिन जैसे जो कैपिटल टी वाला भी तो उसके लगभग उसके बराबर शो करना चाहिए इफेक्ट, लेकिन वो करता नहीं है ऐसा, है ना। ये जस्ट बताया आपको, मेरे दिमाग में ऐसा आया है। बाकी जो साइंटिस्टों ने जो ऑब्जेक्शन किया था वो क्या था कि वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट द superior inbits line which is having the heterozygous, and second is the why population is showing the symmetrical distribution or normal distribution or bell shape of curve। ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए और नहीं आना भी चाहिए। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, वो बोले कि ये इस वजह से हो रहा है कि लिंकेज है, मतलब कि जो हेटरोजाइगस जीन है ना, जो बढ़िया एलील्स हैं जो इसको इफेक्ट को दबा दिया था, वो जीन क्या हो रहे हैं दूसरे जीन के साथ में लिंकेज है, आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, इस वो जुड़े हुए रहते हैं, लिंकेज होती है जिससे वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज चले जाते हैं। जब नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज चले जाते हैं तो उनको आइसोलेट कैसे करोगे, कोई एक जीन दूसरे जीन के साथ जुड़ा हुआ है, टाइटली लिंक्ड है, वो एकदम से जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज जा रहा है, तो वो उसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। वो ये एक्सप्लेनेशन दिया कि इट इज़ अ बिकॉज ऑफ द लिंकेज, ठीक है। और दूसरा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आ रहा है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक्सप्लेनेशन दिया कि जो आप कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं वो कैरेक्टर एक जीन का नहीं है, वो बहुत सारे जीन के द्वारा गवर्न हो रहा है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, पॉलीजेनिक कैरेक्टर है। जब कोई कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स के द्वारा गवर्न होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आता है, बेल शेप कर्व ही आएगा, है ना। तो ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, मेरे अंदाज से एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है उनका। ऐसा ही है कि जब हम एडवांस जेनेटिक्स या एडवांस आप मोलिकुलर बेसिस पढ़ेंगे तो ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो सिंगल जीन गवर्न होता है, बहुत कम होंगे, या वैसे तो होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, हर कैरेक्टर मैनी जीन्स के द्वारा गवर्न होता ही है। तो ये वाले आपकी हो गई डोमिनेंस हाइपोथेसिस, दावेनपोर्ट, ब्रूस, कीबल, पेलोव, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लिंकेज, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, जो कि दी थी स्टेंशल ने, और यह हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि जो हेट्रोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी, वो सुपीरियर परफॉर्मेंस करता है ओवर द होमोजाइगोट्स, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि जो कैपिटल टी इट इज़ अ सुपीरियर और ग्रेटर देन द इफेक्ट ऑफ होमोजाइगोट्स, बोथ होमोजाइगोट्स। ये होता है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ठीक है। ये भी सिंगल जीन के लिए आप इसको प्रूव किया गया है। और एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि एक डिजीज़ होता है मलेरिया ह्यूमन बींग्स के अंदर, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जिसके अंदर जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसूल्स है, वो सिकल शेप की हो जाती है। तो जिस ह्यूमन के अंदर, जिस मैन के अंदर हेट्रोजाइगस एलील है, कैपिटल एस स्मॉल एस, इस टाइप का यदि उनमें जीन का एलील है ना, कैपिटल ए स्मॉल एस, इस टाइप का जीन उनके अंदर है आरबीसी में, तो उनको मलेरिया नहीं हो रहा है। लेकिन स्मॉल एस जिसके अंदर है वो तो लीथल है, वो तो मर ही जाएगा। और जिसके अंदर कैपिटल एस है और वो भी नहीं बचेगा, मतलब बचेगा नहीं, मतलब बच जाएगा, लेकिन इतना वो मलेरिया से रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम मलेरिया रेजिस्टेंस कौन है, कैपिटल एस स्मॉल एस जिसके अंदर है, और जिसके अंदर कैपिटल एस है वो रेजिस्टेंट नहीं है, और स्मॉल एस वाला तो होमोजाइगस रिसेसिव, वो तो मरना ही है, लिथेलिटिक इफेक्ट है ही है वहाँ पे। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है मेज के अंदर मेच्योरिटी का जीन है एक MA, मेच्योरिटी का जीन है MA। तो कैपिटल MA स्मॉल MA ये सुपीरियर रखता है इफेक्ट ओवर द होमोजाइगोट कैपिटल MA
स्मॉल एम है, स्मॉल एम है। तो ये इसका मेच्योरिटी का जीन है मेज के अंदर। और एक सिकल सेल एनीमिया जो कि ओवर डोमिनेंस का न्यूरोस्पोरा के अंदर भी है, बेंजोइक एसिड वगैरह के लिए ऐसा कुछ है, न्यूरोस्पोरा में भी एग्जाम्पल दिया गया है। और तीसरा जो हाइपोथेसिस है वो एपिस्टेसिस है, यानी कि एक जीन दूसरे जीन से इंटरेक्ट करके सुपीरियरिटी परफॉर्मेंस लाती है। एडिटिव इंटू एडिटिव इंटरेक्शन का भी हो सकता है, एडिटिव डोमिनेंस भी हो सकता है, डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस भी हो सकता है, यानी कि जो एक जीन एडिटिव इफेक्ट रखता है दूसरा डोमिनेंस है ना, उनके आपस का इफेक्ट या सेम का इफेक्ट रख के भी ये हेट्रोसिस आता है। ठीक है। और आपके फिर नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस पे यदि हम जाएंगे तो क्यूटियल जैसे एनालिसिस या उसका मैपिंग करते हैं, तो वहाँ पे देखा गया कि जो पेरेंट के अंदर कितने क्यूटियल है उस जीन के लिए, उस कैरेक्टर के लिए कितने क्यूटियल है, कितने मेजर माइनर क्यूटियल है पेरेंट में P1 P2 के अंदर, और कितने क्यूटियल है F1 के अंदर। ओके। तो जब क्यूटियल मैपिंग एनालिसिस किया गया तो जो F1 का जो पेरेंट F1 जो था प्रोजनी, उसका क्यूटियल इफेक्ट है, मतलब हर एक जो क्वांटिटेटिव टेस्ट लोसाई है उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है पेरेंट से। जो मेजर क्यूटियल या माइनर क्यूटियल जितने भी है उनका इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है उनके पेरेंट्स से। तो ये क्यूटियल मैपिंग एनालिसिस। एपिजेनेटिक्स में क्या है कि जो कुछ जीन होते हैं, जो प्रोटीन जो जीन है वो प्रोटीन बना रहे हैं, जो प्रोटीन जो बनता है वो प्रोटीन जाके उस क्रोमोसोम को खुलने नहीं दे रहा है, उस जीन को एक्सप्रेशन नहीं होने दे रहा है, उसके अंदर क्या कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया तो हेट्रोक्रोमेटिक रीजन बना दिया। हर एक जीन जब एक्सप्रेस करता है तो डीएनए उसका खुलता है, ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन बनती है। तो क्या होता है, मिथाइलेशन होने की वजह से क्या वो क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो जहाँ पे वो जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना होता है वो होता ही नहीं है। जब वो होगा ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ट्रांसलेशन से फिर प्रोटीन कैसे बनेगा। तो ये है एपिजेनेटिक्स में आता है कि पेरेंट के अंदर मिथाइलेशन ज़्यादा पाया गया है और प्रोजनी में मिथाइलेशन कम पाया गया। तो जिन प्लांट्स में मिथाइलेशन कम होगा तो जीन एक्सप्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो प्रोजनी के अंदर मिथाइलेशन कम पाया गया F1 के अंदर, और पेरेंट के अंदर ज़्यादा मिथाइलेशन था, ऐसा होता है। और मिथाइलेशन कहाँ होता है, जो भी G और C रेजिड्यूज होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, ग्वानिन साइटोसिन जो CG आइसोलेंट बोलते हैं, वहाँ पे ये मिथाइलेशन ज़्यादा होता है ना। कई बार कोई जीन एक्टिवेट ही नहीं है, सपोज करो कि पानी की उसे आवश्यक, प्लांट को मान लो कि स्टोमेटा क्लोज ही रखना है, रात होगी, स्टोमेटा क्यों खोलना है, ट्रांसपिरेशन क्यों करना है, उसको पानी को क्यों निकालना, तो वो जीन एक्सप्रेस जो स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग के लिए जिम्मेदार जो जीन है उसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो जीन बंद ही रहेगा ना, वो जीन तो बंद ही रहेगा उस टाइम। जब सुबह होगी, जब लाइट आएगा, यूवी लाइट आएगी, तब उसको खोलेगा, तब उसको करना है, तो रात तक बंद ही रहना है, तो वो जीन एक्टिवेट ही नहीं रहेगा। तो उस टाइम क्या करता है प्लांट, क्या करता है उसके अंदर वो मिथाइलेशन कर देता है उस जीन को, तो वो बंद हो जाता है। मिथाइलेशन हटा, सुबह होते मिथाइलेशन हट जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये आपको एक सिंपल लेमन लैंग्वेज के अंदर आप समझ सकते हैं कि मिथाइलेशन क्या है। आप रात को सो जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डाउन हो जाती है, यानी कि आपके जीन का जो एक्सप्रेशन है जो हो रहा है तो वो कम हो गया, यानी कि वहाँ पे मिथाइलेशन हो गया। सुबह उठते ही दौड़ने लगते हो, काम करने लगता है, दिमाग काम करने लगता है, तो मिथाइलेशन हट गया वहाँ से। दारू जो पीता है मिथाइलेशन उसमें ज़्यादा होता है, लीवर ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, यानी वहाँ पे मिथाइलेशन उनके ज़्यादा होता है, इसलिए यानी कि जीन एक्सप्रेशन डाउन हो जाता है। मतलब किसी को दारू पीने से लीवर ख़राब हो रहा है, तो लीवर ख़राब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो उस लीवर की वो ख़राब, वो सारी बंद हो गई। तो बंद कैसे हुई कि दारू में अल्कोहल हो तो अल्कोहल में मिथाइल हो, तो मिथाइल जाकर वहाँ जुड़ जाता है, फिर लीवर ख़राब हो जाता है। ऐसे किडनी, हार्ट फेलियर, सारी डिजीज ऐसे ही होती है मिथाइलेशन होने की वजह से। ये है एपिजेनेटिक्स, बियॉन्ड द जेनेटिक्स, इट्स बिकॉज ऑफ द मिथाइलेशन, है ना, या क्रोमोसोम रीमॉडलिंग की वजह से भी है। वो अपन डिटेल में कभी पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा, ये भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ये आपका एनर्जी ये क्या बायोलॉजिकल क्लॉक मॉडल होता है कि एक रिदम होती है, जैसे प्लांट्स रात को सो जाता है, सुबह उठ जाता है। आप प्लांट को यदि सपोज करो कि प्लांट जब रात हो गई ना तो प्लांट की सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाएगी। तो किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लांट को लेके अंधेरे में रख दो,
है ना, दिन में ही अंधेरे में रख दिया। वो सोचा कि हाँ प्लांट को भी लगेगा अंधेरा हो गया तो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो कम कर देगा, लेकिन उसने नहीं किया, वो तो चालू ही रखा, है ना। जब स्पेसिफिक टाइम आ जाता है, जैसे सुबह 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 होना है कि 7 बजे लाइट निकलनी है, सनराइज होना, मतलब कि सनलाइट आना है 7 बजे, तो प्लांट 7 बजे ही वो अपना स्टोमेटा को ओपन करेगा, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तभी ऑन होगी, उससे पहले होगी नहीं। आप भले उसको अंधेरे कमरे में रख दो, कहीं रख दो। ये होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, हर एक का एक क्लॉक है, उस क्लॉक के अनुसार ही उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है। सुबह जैसे ही 7 बजे होगा उसका पूरा एक्टिव हो जाएगा प्लांट। ऐसे जैसे हम सुबह उठते हैं 6 बजे ही उठना, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है कि कोई 6 बजे उठता है तो अपने आप भी 6 बजे उठ जाता है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे रात होती है अपने आप ही नींद आ जाती है, सुबह जैसे होती है 6 बजे उठ जाता है, तो एक क्लॉक सेट हो जाती है। ऐसे प्लांट के अंदर हर एक कैरेक्टर का जो जीन एक्सप्रेशन होता है, कब क्या होना है, हर चीज़ का एक क्लॉक है, एक टाइम है उसके अंदर, अपने आप ही ऑटोमेटिक नेचुरली है वो। तो पेरेंट के अंदर देखा गया कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक में जो एक्सप्रेशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड उनका देखा गया कि कोई जीन है उसका एक्सप्रेशन का इतना आ रहा है पेरेंट का, तो जो F1 का आ रहा है उसका जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जब वो जीन का एक्सप्रेशन होना था, जिस टाइम पीरियड में एक्सप्रेशन होना था F1 हाइब्रिड्स के अंदर, उसमें ज़्यादा डेविएशन आ रहा है, ज़्यादा एक्सप्रेशन हो रहा है उसके अंदर, उसमें एम्पलीट्यूड में जो एम्पलीट्यूड डिफरेंस है पेरेंट और हाइब्रिड्स का, वो ज़्यादा आ रहा है। यही बायोलॉजिकल क्लॉक मॉडल है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक मॉडल ये इस अरेबिडोप्सिस थैलियाना के अंदर 3 साइंटिस्ट है, अभी नाम भूल गया हूँ, वो 3 साइंटिस्ट ने वो ये डिस्कवर किया था, उनके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला उनको। ये तो ये वाला मॉडल है। और मोस्ट रिसेंट जो मॉडल है ये आपका एनर्जी मॉडल है, एनर्जी एफिशिएंसी मॉडल होता है। यानी कि पेरेंट का कितना एनर्जी बन रहा है, कितना एटीपी बन रहा है, उसको बनाओ, टोटल इतना एटीपी बन रहा है। और हाइब्रिड के अंदर कितना एटीपी बन रहा है, तो हाइब्रिड में देखा गया कि एटीपी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कंपेयर टू देयर पेरेंट। तो ये एनर्जी मॉडल है। तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हैं जो मोलिकुलर बेसिस बताया, ये आपको मतलब कि क्या बोल दूँ, JRF में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब PhD या जब आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे वहाँ तक आपके काम आएगा। आपको बस JRF फॉर द JRF स्टूडेंट, डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस किसने दी, क्यों दी, कब, ऑब्जेक्शन क्या है, वो इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद वाला मोलिकुलर बेसिस नहीं पूछा जाता। यदि आप ऐसा PhD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका ज़रूर थोड़ा बहुत यूज होगा, बाकी इतना भी नहीं पूछा जाता। थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक मॉडल दिया किसने है, हेट्रोसिस को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि एपिजेनेटिक्स होता है क्या है, बस ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं हेट्रोसिस और उसकी थ्योरी, उसकी जो थ्योरीज दी गई है, मोलिकुलर बेसिस है, और उसका जो हाइपोथेसिस, डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस, ये चीज़ें सारी है, ये पूछा ही जाता है। यदि आपको किसी टाइप का क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और हमारी एक व्हाट्सएप लिंक भी है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देयर वी विल take the class on online mode. If you are very interested, then we will do, otherwise we will not think about it. Okay, thank you so much, student.